चलो, पिछली वीडियो में हमने त्रिभुज के बारे में यानी ज्यामिति में हमने रेखाओं को समझ लिया, कोणों को समझ लिया, त्रिभुज को समझ लिया। अब हम बात करते हैं चतुर्भुज की। त्रिभुज के बाद सीधे अब हम क्या समझेंगे? चतुर्भुज समझेंगे। तो जिस तरीके से हमने त्रिभुज में समझा था कि तीन असंरेख बिंदुओं से मिलकर एक बंद आकृति जो बनती है वो आपकी क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। सेम उसी तरीके से चार असंरेख बिंदुओं से मिलकर एक आकृति जो बनती है वो आपकी क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। यानी मेरे पास कोई चार बिंदु हैं, 1 2 3 4 असंरेख है, एक ही लाइन में तो है ही नहीं है। तो इनसे मिलकर जो बंद आकृति बन रही है यानी कि ए बी सी डी, ये जो मेरे पास आकृति बनी हुई है ए बी सी डी के रूप में और बंद आकृति के रूप में जो बना है ये आपका क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? आपका चतुर्भुज कहलाता है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये चतुर्भुज अर्थात क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। ठीक नहीं हो तो ऐसे समझ लीजिए, एक ही तल में स्थित चार असंरेख बिंदुओं से मिलकर जो जिस बंद आकृति का निर्माण होता है या जो बंद आकृति बनती है वो आपकी चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। समझ में आ गया? एक बार फिर से बोल देता हूं, एक ही तल में चार असंरेख बिंदुओं से मिलकर जो बंद आकृति बनती है वो आपकी क्या कहलाती है? क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज कहलाती है। समझ में आ गया? चतुर्भुज की परिभाषा समझ में आ गई आपको? कैसी? कि एक ही तल में स्थित चार असंरेख बिंदुओं से मिलकर जो बंद आकृति बन रही है वो क्या कहलाएगी? आपकी चतुर्भुज कहलाएगी यानी क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी। क्लियर? समझ में आ गया? अब इस चतुर्भुज में हम आगे के इसके कंपोनेंट को पढ़ेंगे कि इसमें शीर्ष क्या कहाँ होता है, भुजाएं कहाँ होती हैं, आसन्न भुजाएं कहाँ होती हैं, सम्मुख भुजा कौन सी होती है। ठीक है, सम्मुख भुजा कौन सी होती है, आसन कौन कौन सी होती है, शीर्ष कौन कौन सी होती है, ये सारी जानकारियां भी अपन एक एक करके इसमें समझते जाएंगे। चलिए, अब हमने चतुर्भुज समझ लिया। चतुर्भुज में कौन सी आकृति में कौन सी स्थिति बन रही है, उस स्थिति का नाम क्या होता है उसको अपन समझने जा रहे हैं। यानी मेरे पास एक ये चतुर्भुज है, ये क्या दिया गया? मुझे एक चतुर्भुज दिया गया है। इसका मैं नाम दे देता हूं ए बी सी और डी। ये क्या है? मेरे पास एक चतुर्भुज है यानी क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, अब इस चतुर्भुज कौन कौन सा सबसे पहला कंपोनेंट हम पढ़ते हैं? शीर्ष यानी कि वर्टेक्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं? शीर्ष यानी कि वर्टेक्स को समझते हैं कि वर्टेक्स होता क्या है, शीर्ष होता क्या है। वैसे तो शीर्ष के बारे में जानकारी हम त्रिभुज में भी ले चुके थे। शीर्ष के लिए मैंने क्या बताया था कि जहां पर दो रेखाखंड आपस में मिल रहे हो, जो कॉर्नर टाइप का जो बनता है वो अपना शीर्ष होता है। यही तो समझा था हमने। तो हम चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज में अगर हम शीर्षों को देखें तो ये मेरे पास एक शीर्ष मिलेगा, ये मेरे पास एक शीर्ष मिलेगा, ये वाला एक शीर्ष मिलेगा और एक ये वाला शीर्ष मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्लियर? ये और ये। ठीक है, तो शीर्ष कितने होते हैं? इसमें चार शीर्ष होते हैं। कौन कौन से? ए बी सी डी। चतुर्भुज है, चार भुजाओं वाला है, तो शीर्ष भी कितने बनेंगे? चार बनेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? शीर्ष कौन से होते हैं? जो अपन पॉइंट देके चल रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट को ही शीर्ष बोलते हैं। क्लियर? इसके बाद हम दूसरा पॉइंट जो समझेंगे, जिसकी हम बात करें, भुजाएं। क्योंकि चतुर्भुज की बात हो रही है, एक शेप की बात हो रही है, तो जब तक इसमें भुजाएं नहीं होंगी तब कैसे? तो भुजाएं की बात करें, भुजाओं के लिए हम लेके चलें तो भुजाएं यानी कि साइड, भुजाएं क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल, शीर्ष यानी कि वर्टेक्स और भुजाएं यानी कि साइड। तो एक चतुर्भुज में कितनी भुजा होती हैं? तीन भुजा वाला त्रिभुज होता है, चार भुजा वाला चतुर्भुज होगा। तो कितनी? 1 2 3 4, चार ही तो भुजाएं हैं। तो इसमें भुजाएं कितनी होती है? चार होती है। क्लियर?
तीसरा पॉइंट समझेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम चतुर्भुज में हमने कौन कौन से पद समझ लिया, शीर्ष समझ लिया, भुजाएं समझ ली, इसके बाद समझते हैं कोण। ठीक है, तो कोण जहां पर दो रेखाखंड मिलेंगे, दो रेखाओं के द्वारा बनने वाली आकृति को ही तो कोण कहते हैं, अपन ने यही समझा है। तो एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। तो इसमें कोण कितने होते हैं, चार, चार ही तो कोण होंगे। और यही भी आप समझेंगे जिस प्रकार से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, उसी तरीके से चतुर्भुज के, मैं साइन बना दिया, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग का योग 360 डिग्री होता है। क्लियर? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसलिए हमने लिख लिया। अभी यहीं भी समझ लेते हैं, यानी ये यानी कि कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, मैं इन सभी को मिला दूं तो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। अब अगर मैं चार में से तीन के कोण की वैल्यू मालूम हो और चौथे कोण की वैल्यू निकालनी हो तो आप निकाल सकते हैं। क्लियर? हमने कोण समझ लिया। अब अगली जानकारी हम समझते हैं। नेक्स्ट जानकारी जो दी गई है वो आते हैं आपके विकर्ण। आपके क्या आएंगे, विकर्ण समझते हैं। विकर्ण, अच्छा चतुर्भुज है तो विकर्ण तो पढ़ेंगे ना। त्रिभुज में अपन कर्ण पढ़ रहे थे, यहां पर अपन विकर्ण पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसको अपन डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश में। कौन को तो आप जानते ही, एंगल होते हैं। विकर्ण त्रिभुज के एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो आपकी क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। तो एक ये विकर्ण हो गया और अगर इस शीर्ष से मैं इस शीर्ष को मिलाऊंगा तो ये विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो विकर्ण इसमें कितने होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। अब अलग अलग चतुर्भुजों के आधार पर विकर्णों की जो स्थितियां होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। किसी में देखो, जैसे अगर वर्ग की बात करेंगे तो इस वर्ग और आयत में देखेंगे तो विकर्ण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगर मैं समलंब चतुर्भुज की बात करूंगा तो उसमें विकर्ण की स्थिति एक कम ज्यादा, एक की बड़ी बढ़ेगी बनेगी। समांतर चतुर्भुज की या सम चतुर्भुज की बात करूंगा तो उसमें विकर्ण एक छोटा बनेगा, एक बड़ा बनेगा। ठीक है, अब इनमें भी प्रॉपर्टी होती है कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। वो किस में काटते हैं वो अपन अभी आगे समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। तो अपन ने विकर्ण देख लिए कि विकर्ण कहां पर होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्थिति फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगला हम जो समझेंगे, शीर्ष समझ लिया हमने, भुजाएं समझ ली, कोण समझ लिए, विकर्ण समझ लिए। नेक्स्ट अपन समझते हैं आसन भुजाएं। इसके बाद समझते हैं आसन भुजाएं, आसन कोण, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख कोण, अपन इनको समझेंगे अपन। ठीक है, इसके बाद समझते हैं आसन भुजाएं कि भाई होते कहां ये आसन भुजाएं। क्योंकि हमसे कभी कभी हम जब प्रश्न पढ़ते हैं कि किसी चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं क्रमशः इतनी इतनी है तो बता इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर कौन सी दो भुजाओं की बात की जा रही है। क्योंकि आसन भुजाओं की बात हो रही है तो इसका एक तो होगी नहीं, दो होंगी तभी वो आसन होंगी। आसन का हिंदी अर्थ क्या होता है, मतलब जो जुड़े हुए हों, पास पास में हो, साथ में हो। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये भुजा और ये भुजा, यानी कि मैं अगर कहूं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये आपस में जुड़ी हुई है तो ये आपस में आसन्न है। मैं इनको नहीं बोल सकता कि ये आसन्न है, कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आसन्न हो, नहीं, ये तो सम्मुख होगी। सम्मुख मतलब आमने सामने वाली। आसन होती है जो कहीं ना कहीं आस पड़ोस में हो, साथ में जुड़ी हुई हो, साथ वाली हो। ठीक है, तो आसन भुजाओं की बात करें तो आसन भुजाएं कौन सी होती हैं, जो साथ में हो, जुड़ी हुई हो। जैसे मैं अगर कोई चतुर्भुज लूं, मैंने एक चतुर्भुज ले लिया ए बी सी डी ई, ए बी सी और डी। ठीक है, तो आसन भुजाएं कौन सी हो जाएंगी आपकी, ए बी और ए डी, ये आसन भुजा हो जाएगी। ऐसी अगर मैं बी से देखूं तो बी ए और बी सी, ये आसन भुजा होगी। ऐसी अगर मैं देखूं तो बी सी और सी डी, ये आसन भुजा होगी।
इसी तरीके से डी ए और डी सी आसन भुजा होगी। तो आसन भुजा समझ में आ गई कौन सी हुई होती है, जो कैसे हो, साथ में हो। और अगर परिभाषा के रूप में बात करना चाहो तो परिभाषा ऐसी होती है कि ऐसी दो, किसी चतुर्भुज की ऐसी दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु हो आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। मैं एक बार परिभाषा और बता देता हूं। किसी चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं कौन सी होंगी, ऐसी दो रेखाएं या भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, वो आपकी क्या कहलाएंगी, आसन्न भुजाएं कहलाएंगी। आसन्न भुजाएं का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इनको एडजेसेंट साइड, ठीक है, एडजेसेंट साइड बोलते हैं। तो देखो अगर मैं इन दोनों भुजाओं को बोलूंगा तो ये इनका कॉमन पॉइंट होगा, उभयनिष्ठ बिंदु होगा। ऐसे इन दोनों के लिए बात करूंगा तो इन दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु यानी कि कॉमन पॉइंट ये वाला होगा, ठीक है। तो ये दोनों कैसी हो गई आपकी, एडजेसेंट साइड है, उभयनिष्ठ भुजाएं हैं। ऐसे अगर मैं इन दोनों के लिए बोलूं तो ये दोनों भी कैसी हैं आपकी, एडजेसेंट साइड है, उभयनिष्ठ भुजाएं हैं, ठीक है, क्लियर। हाँ, विकर्ण में भी आप चाहो तो समझ सकते हो, भैया लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि भाई एसी विकर्ण है और यहाँ पर बीडी विकर्ण है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं। तो हमने क्या क्या समझ लिया है, शीर्ष समझ लिए, ठीक है, भुजाएं समझ ली, कोण समझ लिए, आसन भुजाएं समझ ली, विकर्ण समझ लिए। अब हम समझते हैं आसन भुजाओं के बाद समझते हैं सम्मुख भुजाएं, अपोजिट साइड, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजाएं, अपोजिट साइड, नाम से स्पष्ट हो रहा है, सम्मुख आमने सामने वाले। जैसे अगर मैं अभी बात करूं तो मेरे सम्मुख आप लोग हो और आपके सम्मुख मैं हूं, तो कैसे है ये, अभी अपोजिट है, आमने सामने ही तो है। या अगर जैसे हम बात करें इस बोर्ड की, अगर इस बोर्ड को अगर मैं चतुर्भुज मान के चलूं तो इस भुजा के सामने वाली भुजा ये है, ये नहीं है, ये तो साइड में है, मुझे सामने वाली चाहिए, तो सामने वाली भुजा ये है, तो इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में कैसी है, सम्मुख भुजाएं। ऐसे ये भुजा और ये वाली भुजा कैसी है, आपस में सम्मुख भुजाएं हैं, क्लियर। तो सम्मुख भुजाएं कौन सी होती है, अपोजिट वाली होती है। जैसे अगर मैं त्रिभुज एबीसीडी की बात करूं, ए बी सी डी की बात करूं तो यहां पर ए बी और सी डी सम्मुख भुजाएं हैं, ए बी सी डी एवं ए डी बी सी सम्मुख भुजाएं हैं, क्लियर। कैसी हैं, सम्मुख भुजाएं हैं। ये इस बार इसके सामने कौन है, ये, और इसके सामने कौन है, ये, तो ये कैसी हैं आपकी सम्मुख भुजाएं। समझ में आ गया। मैं आपको ये शब्द इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब अपन सवालों को सॉल्व करते हैं, इसमें नहीं, ज्योमेट्री में नहीं, अपन अगर क्षेत्रविधि की भी बात करें यानी कि एरिया, जब अपन क्षेत्रफल में भी पढ़ेंगे तो वो बोल देगा कि सम्मुख भुजाओं के संगत अगर ऐसा कुछ शब्द आता है तो आपको मालूम तो हो कि आसन भुजाओं में मुझे कौन सी जगह जाना है और सम्मुख भुजाओं में मुझे किस जगह जाना है, इसलिए अपन इन शब्दों को समझ लें, ठीक है। सम्मुख भुजा को इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट साइड बोलते हैं, क्लियर। सम्मुख भुजा हो गई। इसके बाद समझते हैं सम्मुख शीर्ष। शीर्ष तो मैं अभी आपको बता चुका हूं, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, सम्मुख शीर्ष। शीर्ष मैंने अभी क्या बताए थे, एक पॉइंट होता है, यही तो होता है शीर्ष, हमने इन्हीं के बताते हैं। तो सम्मुख शीर्ष कौन से होंगे, आमने सामने वाले। सम्मुख शीर्ष कौन से होंगे, आमने सामने वाले। यानी अगर इसी त्रिभुज में बात करूं तो मैं ए और सी एवं बी डी कैसे हैं, सम्मुख शीर्ष हैं, सम्मुख शीर्ष हैं, क्लियर। शीर्ष, सम्मुख का मतलब होता है अपोजिट, और शीर्ष की बात हो रही है तो आपको अपोजिट वर्टेक्स चाहिए, तो अपोजिट वर्टेक्स कौन से होंगे, ये इस वर्टेक्स के अपोजिट यही तो होगा कि ये होगा, यही वाला तो होगा। आमने सामने वाले ये हैं, इधर इसके आमने सामने वाले ये हैं, क्लियर। सम्मुख शीर्ष हो गया। इसके बाद हम समझते हैं, अगली जानकारी समझते हैं आसन्न कोण।
अभी हमने आसन भुजाएं समझी थी, अब हम आसन कोण को समझेंगे। एडजेसेंट एंगल, तो एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? ए बी सी डी। मेरे पास एक ही चतुर्भुज है, ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल होते कौन से हैं? यानी कि जो एंगल साथ साथ में हो, जुड़े हुए हो। तो जैसे ये एंगल और ये एंगल, इनको बोलूंगा मैं एडजेसेंट एंगल, क्योंकि ये एक ही रेखा पर है। ऐसे इनको बोलूंगा कि ये एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि एक ही रेखा पे है। ये इसी प्रकार से डी और सी आपके एडजेसेंट एंगल है, यानी कि सम आसन कोण है। इसी प्रकार से अगर मैं बी और सी की बात करूंगा तो ये भी कैसे है? आसन कोण है। क्यों? एक ही रेखा पे। तो अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं कि भाई इसकी सर आसन कोण की परिभाषा होती क्या है, तो वे कोण आसन कोण होते हैं जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, जिनकी भुजा उभयनिष्ठ होती है। आसन कोण आपको कहां मिलेंगे? जहां पर कोई भुजा क्या हो रही होगी? उभयनिष्ठ हो रही होगी, वहीं पर ही आपको आसन कोण मिल रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि अपन ने अगर ध्यान हो तो आसन कोण जब अपन ने पढ़े थे तो अपन ने ये वाली लेके चले थे, इस कोण को अपन आसन कोण बोल रहे थे, क्योंकि अब वहां पर हम क्या करते हैं? इस भुजा को कॉमन लेके चल रहे थे, ठीक है। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आसन कोण होगा। क्यों होगा? क्योंकि भुजा ए भी आपकी कैसी है? उभयनिष्ठ है, कॉमन है। क्लियर? तो परिभाषा का लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि आसन कोण कौन से होते हैं? वे कोण आसन कोण होते हैं जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। क्लियर? समझ में आ गया? नोट कीजिए इसको। तो अगर मैं यहां से बात करूं तो चतुर्भुज एबीसी में कोण ए और कोण बी आपके आसन कोण है, क्योंकि भुजा ए बी आपकी कॉमन है। इसी तरीके से मैं बात करूं तो कोण बी और कोण सी आपके आसन कोण है। इसी तरीके से मैं बात करूं कि कोण सी और कोण डी आपके आसन कोण है। और इसी तरीके से मैं बात करूं तो कोण ए और कोण डी आपके आसन कोण है। क्यों? क्योंकि इनकी भुजा कैसी है? उभयनिष्ठ। क्लियर? आप इसको नोट करेंगे। चलिए, अपन ने आसन कोण समझ लिया। इसके बाद समझते हैं अपन सम्मुख कोण, अपोजिट एंगल। सम्मुख कोण, अपोजिट एंगल। मेरे पास कोई चतुर्भुज है एबीसीडी, जरूरी नहीं कि एबीसीडी हो, मैं पीक्यूआरएस भी लिख सकता हूं, एलएमएनओपी भी लिख सकता हूं। हमें एक नाम देने हैं तो नाम हम कोई से भी चार अक्षर लेके दे सकते हैं, लेकिन लगातार वाले को, ठीक है। मेरे पास सम्मुख कोण होते कहां हैं, कैसे दिखाई देते वो समझते हैं। एडजेसेंट एंगल में हमने, यानी कि आसन कोण में हमने क्या समझा था कि जिनकी भुजाएं कॉमन हो, जिन कोणों की भुजाएं कॉमन होंगी वही आपके आसन कोण होते हैं। यानी कि ये और ये अपन ने समझे थे। इसमें क्या होगा? कोई भुजा कॉमन नहीं होगी। सम्मुख कोणों में क्या होता है कि ऐसे कोण जिनमें कोई भुजा, ऐसे कोण जिनकी कोई भुजा आपस में कॉमन ना हो, सम्मुख कोण होते हैं, ऐसे बोल सकते हो। या सीधी सी सरल भाषा में समझे कि ऐसे कोण जो आमने सामने हो, ऐसे कोण जो आमने सामने हो सम्मुख कोण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि कोण ए के सामने कौन है? कोण सी, ये सम्मुख कोण है। और उसी तरीके से कोण बी के सामने कौन है? कोण बी, ये भी आपके सम्मुख कोण है। क्लियर? समझ में आ गया सम्मुख कोण कौन से होते हैं? ऐसे कोण कौन से होते हैं सम्मुख कोण? आमने सामने वाले कोण, यानी सीधी सी भाषा में समझे तो ये दोनों कोण आपस में सम्मुख कोण है। इसी तरीके से ये वाले दोनों कोण आपस में सम्मुख कोण है, आमने सामने वाले, ठीक है। और परिभाषा के रूप में अगर समझना चाहो तो परिभाषा इसकी यही बनती है कि ऐसे कोण जिनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ ना हो सम्मुख कोण कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? दोबारा से बोल देता हूं, ऐसे कोण जिनमें कोई भुजा उभयनिष्ठ ना हो सम्मुख कोण कहलाते हैं। और आसन कोण के लिए अपन ने क्या पढ़ा था कि ऐसे कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो आसन कोण कहलाते हैं। क्लियर है? आसन कोण और सम्मुख कोण में डिफरेंस समझ में आ गया आपको? आसन कोण में क्या होता है? भुजा उभयनिष्ठ होती है, जबकि सम्मुख में क्या होता है? भुजा उभयनिष्ठ नहीं होती है। चलिए, सम्मुख के बाद हो गया। अब समझेंगे हम अंतः कोण और बाह्य कोण। अंतः कोण, इंटीरियर एंगल।
तो अंतः कोण कहाँ होते हैं, ठीक है, और बाह्य कोण कहाँ होते हैं, इन्हीं की तो बात करेंगे हम। ये मेरे पास कोई त्रिभुज है, चलो पी क्यू आर दे देते हैं, बहुत देर से एबीसीडी ले रहे हैं। मेरे पास एक चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, यानी ये क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास पी क्यू आर एस सॉरी पी क्यू आर एस मेरे पास एक चतुर्भुज है, इसके अंतः कोणों की बात हो रही है। तो भाई पहले तो ये बताओ अंतः का मतलब क्या होता है, अंतः का मतलब क्या होता है, अंदर, यही तो होगा। तो चतुर्भुज के अंदर के जो कोण होते हैं वो आपके अंतः कोण कहलाते हैं। मींस ये वाला कोण है, ये वाला कोण है, ये कोण है और ये कोण है, ये सारे के सारे कैसे कोण है, अंतः कोण है। जो अंदर होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, अंतः कोण कहते हैं। क्लियर, बात से समझ लीजिए। अंतः कोण कहां होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। ये मेरे पास एक चतुर्भुज है। अब आप इसमें अंदर बाहर कौन सी स्थिति बोलोगे, आप इसको अंदर की स्थिति बोलोगे और इस बाउंड्री के बाहर जो होगा इसको बाहर की स्थिति बोलोगे, यही तो बोलोगे। तो जो कोण इस बाउंड्री के अंदर अंदर हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके अंतः कोण कहलाएंगे। इसी तरीके से अगर बाहर होंगे तो बाह्य कोण कहलाएंगे। ठीक है, बात से समझ लीजिए। किसी चतुर्भुज में अंदर की तरफ स्थित कोण क्या कहलाते हैं, आपके अंतः कोण कहलाते हैं। यानी कि कोण P, कोण Q, कोण R, कोण S, ये सारे के सारे आपके कैसे हैं, अंतः कोण की स्थिति को दर्शा रहे हैं। अब जब अंतः कोण की बात हो रही है तो हम बाह्य कोण को भी समझ लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल, अंतः कोण इंटीरियर एंगल, सम्मुख कोण अपोजिट एंगल, आसन कोण एडजेसेंट एंगल। ठीक है, मेरे पास ये चतुर्भुज है, ये मैंने एक चतुर्भुज बना लिया। ठीक, अब मुझे बाहर के कोण दर्शाने हैं। बोलो बाहर के कोण दर्शाने नहीं दर्शाने, तो मैंने इस भुजा को आगे बढ़ा दिया। चलो सीधे बना इस कोण मैंने भुजा को आगे बढ़ा दिया, ऐसे यहां बढ़ा दिया, इसी प्रकार मैंने यहां बढ़ा दिया, इसी प्रकार मैंने यहां बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये जो बाहर की तरफ कोण बन रहे हैं, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके बाह्य कोण कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि मैं अगर बात करूं तो इसको A, B, C, D नाम है, इसको दे देते हैं E, इसको नाम दे देते हैं F, इसको नाम दे देते हैं G, इसको नाम दे देते हैं H। तो यानी कि अगर मैं बात करूं तो कोण DAH और कोण बात करूं मैं अगर यहां पर देखें तो कोण GBA, ये सारे के सारे कैसे हैं, आपके बाह्य कोण हैं। अंतः कोण अंदर की तरफ होते हैं और बाह्य कोण कहां होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं। इसी में समझेंगे कि बाह्य कोणों का जो योग होता है का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, वैसे तो आप जब बहुभुज को पढ़ेंगे, पॉलीगन्स को पढ़ेंगे तो इसमें अपन और समझेंगे। कोई सा भी चतुर्भुज दिया हो या कोई सा भी त्रिभुज दिया हो या पंचभुज दिया हो, छठभुज दिया हो, सतभुज दिया हो, कोई सा भी भुज दिया हो, आपको पॉलीगन्स दिया हो, सभी में बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। चाहे मैं त्रिभुज की बात करूं चाहे मैं चतुर्भुज की बात करूं, तो बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री होता है। योग 360 डिग्री होता है। क्लियर, चलिए अपन ने इसमें सारी स्थितियों को समझ लिया। हमने शीर्ष समझ लिए, हमने भुजाएं समझ ली, हमने कोण समझ लिए, हमने सम्मुख कोण समझ ली, वो सॉरी सम्मुख शीर्ष समझ लिए, हमने आसन भुजाएं समझ ली, हमने सम्मुख भुजाएं समझ ली, आसन कोण समझ लिए, सम्मुख कोण समझ लिए, अंतः कोण समझ लिए, बाह्य कोण समझ लिए। यानी अब आपको इतनी जानकारी मिल चुकी है कि कौन सी आकृति, यानी अगर मैं सम्मुख कोण की बात करूं तो इस कोण की जो आकृति है मुझे कहां मिलेगी, या मैं बाह्य कोण की बात करूं तो इस कोण का डिजाइन या आकृति मुझे किस जगह मिलेगी, ये अब आपको जानकारी हो चुकी है। ठीक है, अब अपन प्रश्नों में आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अभी हमने जो पढ़ा था उसी से रिलेटेड मैंने आपको ये 4 क्वेश्चन दिए हुए, आप अपने अपने उत्तर निकालिए, फिर चेक करते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोगों ने। तो पहले वाले की बात करते हैं, चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं,
कितने शीर्ष होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, कोई भी नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या आएगा? कितने शीर्ष होते हैं? 4 शीर्ष होते हैं। यही तो बात हुई थी। चतुर्भुज में शीर्ष कितने होते हैं? 4। भुजाएं भी कितनी होती हैं? 4। चतुर्भुज में शीर्ष कितने होते हैं? 4 होते हैं। भुजाएं भी कितनी होती हैं? 4 ही होती हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चतुर्भुज में कितने अंतःकोण होते हैं? भाई जितने कोण होते हैं उतने ही अंतःकोण होते हैं। चतुर्भुज के अंदर जितने कोण होंगे, 4 भुजाओं के द्वारा जितने कोण अंतरित हो रहे होंगे, वही सारे तो कोण होंगे अंतः। तो कितने होते हैं? 1 2 3 4। तो इसका भी उत्तर कितना होगा? क्लियर? चतुर्भुज में विकर्ण कितने होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, कितने होते हैं? 1 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 2। तो आपका उत्तर कितना आएगा? 2 होते हैं। चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के जोड़े कितने होते हैं? चलो ये बताओ। चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के जोड़े कितने होते हैं? कितने जोड़े होते हैं सम्मुख भुजाओं के? चलिए देखिए, हाँ, तो इसका उत्तर कितना आया? चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के युग्म कितने होते हैं? 4 होते हैं, 3 होते हैं या 2 होते हैं? कितने होंगे? 2 होते हैं। अभी बताया तो था मैंने कि मेरे पास कोई चतुर्भुज है, इसके सम्मुख ये है और इसके सम्मुख ये है, तो एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, तो 2 ही तो जोड़े बनेंगे। देखो, एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये वाला बना, 2 ही तो सम्मुख होते हैं। क्लियर? चलिए इसको मैं डाल देता हूं। अभी हमने जो क्वेश्चन लिए थे, हमने क्वेश्चन लिए थे, आपको क्वेश्चन के आधार पर उत्तर पूछे थे। अब मैं आपको एक चित्र बना रहा हूं और उस चित्र में मैं आपसे पूछूंगा कि शीर्ष कहां पर है, अंतःकोण कहां पर है, बाह्यकोण कहां पर है, ऐसी ऐसी मैं आपको जानकारी पूछूंगा। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है, कुछ चित्र ऐसे टाइप से है। ए बी सी डी और इसको नाम दे दिया मैंने ओ। ठीक है, ये मेरे पास एक चित्र बना दिया मैंने। अब आपको कुछ जानकारियां देनी है जो अपन ने पढ़ रखी है, सिर्फ उन्हीं की जानकारी की बात करूं। मैं अगर इसमें बात करूं तो इसमें भुजाएं कौन कौन सी होंगी? बताइए जरा। तो इसमें भुजाएं कौन कौन सी होंगी? अगर मैं भुजाओं की बात करूंगा तो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, यही तो भुजाएं होंगी। क्लियर? अगर मैं सिर्फ कोण की बात करूं तो इसमें कोण कौन कौन से होंगे? कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। अगर मैं इसमें विकर्ण की बात करूं तो विकर्ण कौन कौन से होंगे? बताइए जरा। ए सी और बी डी, यही तो होंगे विकर्ण। होंगे कि नहीं होंगे? बताइए। अगर मैं आपसे ये पूछूं, बताओ सम्मुख कोण कौन से हैं? मैंने आपसे पूछा, बताओ इसमें सम्मुख कोण कौन से हैं? कौन कौन से होंगे? सम्मुख कोण कौन से होते हैं? आमने सामने वाले। तो इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, तो कौन सा? कोण ए और कोण सी, ये सम्मुख कोण है। इसी प्रकार से कोण बी और कोण डी कैसे हैं? सम्मुख कोण है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं आपसे ये पूछूं, बताओ इसमें आसन्न भुजाओं के जोड़े कौन से हैं, के नाम क्या है? आसन्न भुजाओं के जोड़े के नाम। युग्म या जोड़े कौन से होंगे? कौन से होते हैं? पहले तो आसन्न भुजाएं कौन सी होती हैं? जिनमें एक कॉमन पॉइंट हो, एक वैनिश बिंदु हो। तो जैसे ए बिंदु वैनिश किन का है? इन दोनों का है। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई ए बी और बी डी, ए बी और ए डी कैसी हैं? आसन्न भुजाएं। इसी तरीके से मैं क्या बोल सकता हूं कि बी ए और बी डी कैसी हैं? आसन्न भुजाएं हैं। मैं बोल सकता हूं कि सी बी और सी डी आसन्न भुजाएं हैं। और मैं बोल सकता हूं कि डी सी और डी ए, ये भी कैसी हैं? आसन्न भुजाएं हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? ये जो अपन ने अभी तक जितनी भी जानकारी ली है, इनसे अब आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया कि आसन्न कोण कहाँ है, आसन्न कोण किस जगह होते हैं, अंतःकोण किस जगह होते हैं, बाह्यकोण किस जगह होते हैं। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब आते हैं हम चतुर्भुज के 4 कोणों के आधार पर कुछ प्रश्न करते हैं और उनकी जानकारी लेते हैं। ठीक है, हमें मालूम है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। 180 नहीं,
180 तो त्रिभुज का होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है आपके 360 डिग्री होता है। ये अभी हमने पढ़ा भी है, ठीक है। तो इसी के आधार पर मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं जो हमें हल करने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है एक चतुर्भुज में उसके चार कोणों में से एक चतुर्भुज में चार कोणों में से तीन कोण क्रमशः 72 डिग्री, 45 डिग्री, 67 डिग्री हो तो चौथे कोण की माप ज्ञात कीजिए। ये आपका एक प्रश्न है, ठीक है। एक चतुर्भुज में चार कोणों में से तीन कोणों के माप आपको दिए गए हैं, चौथे कोण की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हो आप आसानी से। हमें मालूम है कि चतुर्भुज के चार कोणों का योग 360 होता है। चार में से तीन की वैल्यू के कोणों के योग के हटा दूं तो चौथा निकल आएगा। तो हमें मालूम है कि चारों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। चार में से तीन मालूम है, चौथे को हमने x मान लिया, तो यहां से x बराबर निकालेंगे तो 360 डिग्री माइनस के जोड़ दीजिए सभी को, तो 2 और 5 7, 7 और 7 14 की 4 हासिल की 1, 8 और 4 12, 12 6 18, 184 आएगा। अब चूंकि ये सारी वैल्यू प्लस की है तो दूसरी तक किसकी बनेगी माइनस की बनेगी, नहीं बनेगी। क्लियर है? तो आर से देख लीजिए, 2 और 5 7, 7 और 7 14 की 4 हासिल की 1, 8 और 4 12 और 6 18 की 18, ठीक है। बैठाएंगे तो कितना बचेगा 176, 10 में से 4 गए तो 6 और 35 में से 18 गए तो कितने बचे 17। 176 डिग्री का आपका चौथा कोण होगा। क्लियर हुआ? ये समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप के। चलिए, दो क्वेश्चन हो रहे अपने पास। एक चतुर्भुज के तीन समान कोणों में से प्रत्येक कोण 70 डिग्री का हो तो चौथे कोण का मान निकालना है। आसान सवाल है, कर सकते हो। हमें मालूम है कि चतुर्भुज के चार कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, वो सही 360 डिग्री होता है। ये बार बार 180 क्यों याद आता रहता है मुझे, त्रिभुज पढ़ा है ना इसलिए मुझे याद रहता है। चलो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। उसमें से तीन कोण ऐसे हैं जो समान है और प्रत्येक का मान कैसा है 70 डिग्री का है। चौथे कोण की वैल्यू पूछी जा रही है, रखते हैं डायरेक्ट। हमें मालूम है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी का कितना हो है 360 डिग्री। तीन कोण जो दिए गए हैं वो कैसे समान है और प्रत्येक का मान 70 डिग्री है। तो पहला कोण भी 70 का होगा, दूसरा भी 70 का होगा, तीसरा भी 70 का होगा, चौथा तो मुझसे पूछा ही जा रहा है। 360 डिग्री 70 70 70 कितने हो गए 7 21 210, और 210 को जब मैं पक्षांतर करूंगा तो 360 में से 210 गए तो मेरे पास आया 150। तो चौथे कोण का मान कितना आ जाएगा 150 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? नोट कर लीजिए। इसके बाद समझते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, नहीं हो तो वीडियो को पुश कर लेना, आराम से नोट कर लेना, फिर इस क्वेश्चन पे आना। चलिए, एक चतुर्भुज के तीन कोण दिए 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि इनमें से सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग 180 हो तो चतुर्भुज के चारों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछी जाती है, ठीक है। अब मुझे जानकारी दी है कि सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग 180 डिग्री है। क्लियर? तो यहां पर सबसे बड़े और सबसे छोटे का मतलब इनकी बात हो रही है, क्योंकि चौथा तो अभी मुझे मालूम नहीं है ना, उसमें उसकी बात नहीं हो रही है, इनमें बात हो रही है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे का योग 180 डिग्री है तो चारों कोणों की माप निकालनी है। तो मान लेते हैं पहला कोण x का है, दूसरा 2x है, तीसरा 3x है, और इस कोण की वैल्यू तो मुझे मालूम नहीं है तो इसको यही रहने देता हूं।
उसने बोला है कि सबसे छोटे और सबसे बड़े का योग, तो x प्लस के 3x बराबर कितना दिया 180 डिग्री, यही तो दिया। ये कितना हो गया 4x बराबर 180 डिग्री, 4 से काटूंगा 45 बार, तो x का मान आ गया मेरे पास 45 डिग्री। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक, समझ में आ गया। बची हुई जानकारी ऊपर लिख लेते हैं अपन। हाँ, तो x का मान मेरे पास कितना आ गया 45 डिग्री, तो मैंने कौन माने हैं 45, तो दूसरा कितना हो जाएगा 45 दूनी 90, और तीसरा कितना हो जाएगा 45 दिया 135। चौथे कौन की तो बात हो ही रही है कि भाई कितना होगा, प्लस का चौथा कौन मिला के 360 डिग्री हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कौन डी बराबर कितना हो जाएगा 360, 135 और 90 और प्लस 45 कितना हो जाएगा 270, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री, यही तो आएगा। तो बचा हुआ कौन कितने का हो गया 90 डिग्री का हो गया। तो चारों कोणों का मान कितना हो गया 45, 90, 135 और 90 डिग्री। क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको, ये नोट कर लीजिए। अब आगे की क्लास यानी कि आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू, और इससे थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन समझ में लेके आएंगे अपन, ठीक है।